विकास के रथ में आप फिर सवार हो गए हैं। इसकी वजह से रोड रास्ते अधूरे रह गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके साले कसा का जो रोड रास्ते का जो जाल है, हमने वादा किया था साले कसा तहसील के जनता को। लांजी किरणापुर विधानसभा के विधायक राजकुमार कर्रा है जी। छत्तीसगढ़ और आमगांव, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है वन संपदा बहुत है। तो फिर ये हम 10-20 करोड़ की बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर मेले के समय, बाकी समय बड़े बड़े नेता तो आते हैं, लेकिन जो घोषणाएं करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते कि कचारगढ़ में सरकार 500 करोड़ के ऊपर निधि दे। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से सालेका साहब में कब तक हो जाए? बड़ी डिग्रियां लेने के लिए गोंदिया में भी उस तरह से कॉलेज नहीं है, उनको नागपुर या फिर मुंबई, बड़े शहरों के ओर जाना पड़ता है। सभी SC ST OBC के लड़के लड़कियां अब पढ़ने के लिए जरूर जाएंगे। और देवरी, आमगांव और सालेकासा, इन मुख्य तालुकों में क्या लाइब्रेरी भी खोली जाएगी? इसी उत्पन्न समिति जो है सालेकासा में नहीं है। ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए नेताओं ने कई बार सालेकासा में बात कही कि जो विद्यार्थी है उनको साकरी टोला, आमगांव होते हुए जाना पड़ता है बस से, तो जा भी नहीं पाते हैं। आमगांव में नगर पंचायत के चुनाव अब तक नहीं हुए। सालेकासा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। खेल में रुचि रखने वाले उन प्रतिभाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे कि जिनको जो ज़रूरतमंद है उनको अब तक मकान नहीं मिल पाया है, और आपके द्वारा ऐसे कुछ सर्वे तैयार किया जाएगा, लिस्ट मंगाई जाएगी कि जो सही से ज़रूरत में उनको मकान मिल जाए। गोटुल में स्थानीय बोलियों को संरक्षित करने के लिए आपके क्या प्रयास है? ये पेशा कायदा के अंतर्गत स्वयं रोजगार केंद्र होना चाहिए। स्पेशल आमगांव देवरी विधानसभा के लिए आपके क्या विजन है? नमस्कार, मैं स्वंत कुमार, आप देख रहे हैं बालाघाट हलचल न्यूज। बालाघाट गोंदिया हलचल न्यूज में आज हम बात करेंगे आमगांव देवरी विधानसभा के विधायक सम्माननीय संजय पुराम जी से। उनसे उनके क्षेत्र के विकास की बात होगी। इसके अलावा जब 2014 में वो पहली बार विधायक बने थे और 2019 में वो उनको निराशा हाथ लगी थी, उनके विकास के रथ को रोक दिया गया था। अब फिर वो विकास के रथ में सवार हैं, तो इस क्षेत्र को क्या दिला पाएंगे, किस रूपरेखा के साथ वो आगे काम कर रहे हैं, इन सभी विषयों पर बेबाकी से बात होगी। इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है, इस ओर किस तरह वो काम कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप आमदार बन गए हैं और हमारे चैनल में सब स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। विकास के रथ में आप फिर सवार हो गए हैं। क्या काम बाकी रह गया था 2014 से लेकर 19 के बीच में, और अब किस तरह से काम होंगे? 14 में मैं पहली बार जब विधायक बना तो मेरे सामने आरोग्य, शिक्षा, सिंचाई, रोड, रास्ता, ये सारी बातों की इन्हें कमतरता थी, जिसको 14 और 19 के बीच मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव जोड़ने का प्रयास किया गया। उसी दरमियान बहुत सारे गांवों में स्कूलें होंगी, दवाखाने होंगे। ये बहुत सारे दवाखाने बनाने का भी सौभाग्य मुझे 2014 से 19 में प्राप्त हुआ। बहुत सारे काम करवाना चालू हो गया था। उसी दरमियान 19 में मेरा पराजय हुआ, और जिसके वजह से 5 साल कुछ काम हो नहीं पाए। आप सड़कों की स्थिति, सड़कों के बारे में बात कर रहे थे। सड़कों की स्थिति आमगांव और देवरी में तो ठीक है, ये लोग बताते हैं, लेकिन आज भी सालेकासा के तालुका जो है, वहाँ के जो मार्ग हैं उनकी स्थिति अत्यंत जर्जर है, चलने के हालत में नहीं। ये बात सही है कि सालेकासा तालुका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और जिसके वजह से कभी मध्य प्रदेश शासन, कभी छत्तीसगढ़ शासन, कभी महाराष्ट्र शासन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाने से बहुत सारा वहाँ प्रॉब्लम निर्माण हुआ है, और जिसके वजह से रोड रास्ते अधूरे रह गए हैं। फिर से 2024 में जनता ने मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी किया है, और इसलिए मैं जनता का तो आभार व्यक्त करूँगा ही, लेकिन साथों साथ जिस जनता ने मुझे इतने लीड से चुन के दिया, उस लीड के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनके कामों में खरे उतरना चाहता हूं। और इसलिए मैंने रोड मैप तैयार कर लिया है, विकास का मैप तैयार कर लिया है,
और उस हिसाब से अभी 24 से लेके 29 तक काम करूँगा। कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा केंद्र में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। आपके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बालाघाट में, वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में किस तरह से अब काम होंगे? अभी हमने तय कर लिया है, मध्य प्रदेश के विधायक जी से भी हमारी बात हो गई है, छत्तीसगढ़ से विधायक शासन से भी वहाँ बात हो गई है, और बहुत जल्द हम मीटिंग लगा के तीनों का एक संयुक्त बैठक लगा के उनका रोड होगा तो वो करेंगे, हमारा रोड होगा तो हम करेंगे। इस तरह से साले कसा का जो रोड रास्ते का जो जाल है पूरा हम बिछाने वाले हैं। और साथों साथ हमने वादा किया था साले कसा तहसील के जनता को विधायक बनने के बाद सिंचाई की सुविधा करेंगे, किसानों के खेत में पानी ले जाएंगे। और इसलिए हमने कुआं ढास मध्यम प्रकल्प का प्रोजेक्ट हम नए से फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत जल्द महाराष्ट्र के मंत्रालय में बैठक लगा के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय लांजी किरणापुर विधानसभा के विधायक राजकुमार कर्राहे जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, और वो बड़ी बेबाकी से वो कहते हैं, वहाँ पर भी कहते हैं और यहाँ पर भी कहते थे कि जब आप जीत जाएंगे तो मिलकर काम करेंगे, रोजगार के लिए भी काम करेंगे। अब सब चीज़ अच्छा है, जब अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ और आमगांव, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है वन संपदा बहुत है। किस तरह से रोजगार की दृष्टि से काम हो सकता है? हमने कहा था 2024 में विधायक बनने के बाद, सरकार आने के बाद रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और ये हम कराने वाले हैं। हम अपने वादे पर उतरे हुए हैं, खरे उतरने वाले हैं। कालीसराड़ धरण हो, सिरपुर धरण हो, या फिर हमारा कोटरा डैम हो, ये तीनों धरणों का सौंदर्यीकरण करना, तीनों धरणों के ऊपर रेस्ट हाउस बांधना और उसको पर्यटन के हिसाब से उस हिसाब से उसको तैयार करना, इस हिसाब का काम हम करने वाले हैं। और कचारगढ़ जैसी आदिवासी की सबसे बड़ी देवस्थान जो साले कसा में है, जहाँ हाजरा फाल भी है, तो हाजरा फाल का भी डेवलप करना है रोजगार के दृष्टिकोण से। वहाँ पर्यटक आएंगे, जितने ज़्यादा पर्यटक आएंगे उतने ज़्यादा रोजगार निर्माण होगा। कचारगढ़ में भी उसी हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। देवरी तहसील में ढासगढ़ करके एक पर्यटन स्थल है, उसका भी हम डेवलप कर रहे हैं, उसको भी रोजगार के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। देवरी तहसील में बड़े पैमाने पर MIDC है, उसमें भी बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ आमंत्रित कर रहे हैं, और उस हिसाब से फिर रोजगार का वहाँ निर्माण भी करने वाले हैं। कचारगढ़ की बात की आपने, तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर मेले के समय, बाकी समय बड़े बड़े नेता तो आते हैं, लेकिन जो घोषणाएं करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। ये बात सही है कि हम कचारगढ़ का मेला, जो आसिया खंड में सबसे बड़ी गुफा है और पूरे भारत देश का कचारगढ़ ये एकमेव आदिवासियों का श्रद्धा स्थान है, जहाँ पर फांदी पारी कुपार लिंगोज जी विराजमान है। नेता आते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन वहाँ की असली जो समस्या है वो नेताओं की समस्या नहीं है। एक तो फॉरेस्ट रहने की वजह से वहाँ जगह नहीं है, और हम निधि भी वितरित करते हैं या हम निधि भी लाते हैं, तो उतनी निधि हम कहाँ खर्च करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसलिए हमने 3-2 के माध्यम से प्रस्ताव DFO को देके, शासन को देके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जगह हमको मिलती है तो फिर ये हम 10-20 करोड़ की बात नहीं कर रहे। मैं तो चाहता हूँ कि कचारगढ़ में सरकार 500 करोड़ के ऊपर निधि दे, और वहाँ भक्त निवास, रहने की सुविधा, पीने की पानी की सुविधा, और रोड रास्ता, बिजली की सुविधा, ये पूरा सुविधा निर्माण हो। हम जब 500 करोड़ वहाँ खर्च करेंगे तो उसके लिए उतनी ज़मीन भी वहाँ रहना जरूरी है। पहले वो एक्युपाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देने वाले हैं। 2014 में मैं जब MLA था, अभी 2024 में MLA बन गया हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरे ये जो विधानसभा के
सभी आदिवासी समाज के लोगों को लगता है कि जो बैकलॉग, जो भरपाई जो 10-15 साल में नहीं हो पाई और 5 साल का जो कार्यकाल छोड़ दिया जाए, तो अभी लोगों के में भरोसा आया है कि संजय पुराम अभी चुन के आया है हमारा व्यक्ति, जो हम उनको चाहते हैं, तो वो ही कुछ करेगा। लोगों में भी आस है। तो निश्चित तौर पे 24 और 29 के बीच ज़्यादा से ज़्यादा निधि लाकर उस कचारगढ़ में जो आने वाला जो मेरा आदिवासी समुदाय है, उसको न्याय देने की मैं कोशिश करूँगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात करें तो यहाँ के जो आदिवासी है इनको आज भी गोंदिया जाना पड़ता है सोनोग्राफी के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से सालेगासा में कब तक हो जाएगा? मैंने कहा था कि डंडारी मुरकुडो जैसे गांव में रोड जाने के लिए नहीं था, वो 14 और 19 के बीच मेरे विधायक होते हुए वो बन गया। वहाँ भी मुझे स्वास्थ्य के हिसाब से उपकेंद्र देना है और सरकार से मेरा दरखास्त भी है, मांग भी है। उसी हिसाब से पीपरिया जिला परिषद में पीपरिया गांव है, जहाँ बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज वहाँ रहता है, तो वो भी अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए सालेगासा आता है। छोटे छोटी चीज़ के लिए, डिलीवरी रहे, कोई दुखापत रहे, छोटा मोटा बुखार रहे, तो वो उनको 20-20 किलोमीटर सालेगासा आना पड़ता है। तो पीपरिया में भी पीएससी का निर्माण हो, इस तरह का मांग वहाँ के लोगों ने किया और मैंने प्रस्ताव भी वैसा मंत्रालय में दिया हूँ। ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ मुझे उपकेंद्र बनाना है आरोग्य के हिसाब से। तो निश्चित तौर पे 24 और 29 के बीच मैं ये पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी डिग्रियाँ लेने के लिए गोंदिया में भी उस तरह से कॉलेज नहीं है, उनको नागपुर या फिर मुंबई बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। हमारे शासन ने एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इन सभी पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए शहरों में हॉस्टल की व्यवस्था किया है, वसति गृह की व्यवस्था किया है। और इसलिए निश्चित तौर पे अभी आने वाले समय में ये हमारे सभी एससी, एसटी, ओबीसी के लड़के लड़कियां अब पढ़ने के लिए जरूर जाएंगे और उनके लिए रहने की भी सुविधा की जाएगी। देवरी, आमगांव और सालेगासा इन मुख्य तालुकों में क्या लाइब्रेरी भी खोली जाएगी? भविष्य में हमने हर पंचायत समिति लेवल पर लाइब्रेरी खोलने का हमने निर्णय लिया है। आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, स्पर्धा परीक्षा को देखते हुए हम तीनों तहसील में लाइब्रेरी का निर्माण करने वाले हैं। यदि बात कर ले तो तीनों तहसीलों की बात कर ले तो जो कृषि उत्पन्न समिति जो है सालेगासा में नहीं है। देवरी में है, आमगांव में है, सालेगासा में नहीं है। बहुत जल्द बाजार समिति का निर्माण सालेगासा में किया जाएगा। ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए नेताओं ने कई बार सालेगासा में बात कही कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है इनका स्टॉपेज यहाँ पर बनवाया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से बात करके जहाँ जहाँ हमको ट्रेनें रुकवाना है वहाँ रुकवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सालेगासा और आमगांव के बीच जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके कारण जो विद्यार्थी है उनको साकरी टोला आमगांव होते हुए जाना पड़ता है बस से, तो वो दूरी पड़ जाता है। कुछ बच्चे तो जा भी नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। सालेगासा से आमगांव जो लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं और फिर आमगांव से छत्तीसगढ़ के लिए जो लोग आना जाना करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। 50 साल से वो पुलिया 50 साल के पहले वो पुल बना हुआ था, अभी जर्जर अवस्था में आ गया है। मैंने सभागृह में इस पुलिया के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में, निधि के संदर्भ में मैंने मांग किया है। जहाँ तक कि अभी 1-2 महीने के अंदर निधि मंजूर हो जाएगा और बहुत जल्द वाघनदी के पुल पर वाघनदी पर पुल का निर्माण हो जाएगा और जिसमें अभी जो दिक्कतें जा रही है, भविष्य में दिक्कतें नहीं जाएंगी। आमगांव में नगर पंचायत के चुनाव अब तक नहीं हुए। वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस रहने की वजह से दिक्कतें आ रही है। सरकार से फिर से हम बात करके माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम
नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, उसका निर्माण करके जल्द इलेक्शन लगाने के हम कोशिश करेंगे। सालिकासा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। यदि बात कर ले तो वहाँ पर अभी तक कोई विशेष चिकित्सक नहीं है। आने वाले समय में विशेष चिकित्सकों को भी जगह भर दिया जाएगा, जिसमें आने वाले समय में किसी सामान्य नागरिकों को कोई कष्ट ना हो। खिलाड़ी यहाँ पर बहुत हैं। खेल में रुचि रखने वाले उन प्रतिभाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि हर तहसील में लड़कों को खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड निर्माण हो और हर साल शासन के ओर से तीनों तहसील में चषक हो, जिसमें बच्चों को प्रेरणा मिले और उससे उनमें ऊर्जा निर्माण हो और खेल का भावना उनमें तैयार रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात कर ले तो सही से ये ज़मीनी हकीकत है, मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमा है कि जिनको जो ज़रूरतमंद है उनको अब तक मकान नहीं मिल पाया है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका पिताजी को भी मिल गया है, बेटे को भी मिल गया है। तो क्या आपके द्वारा ऐसे कुछ सर्वे तैयार किया जाएगा, लिस्ट मंगाई जाएगी कि जो सही से ज़रूरतमंद उनको मकान मिल जाए? अलग अलग तहसील में हम लोग आढावा बैठक लेने वाले हैं, जिसमें बीडीओ, तहसीलदार इनको बुलाकर पूरी यादी कलेक्ट करके क्यों हमने उनको अभी तक घरकुल नहीं दिए, कारण क्या है, ये सारी चीज़ का आढावा लेके हम सरकार से इस मामले में बात करने वाले हैं। गोटुल में स्थानीय बोलियों को संरक्षित करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? आने वाले समय में गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए करके मेरा प्रयास रहने वाला है। मैं कई दिनों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक एक स्वतंत्र गोंडी भाषा का सब्जेक्ट रहे, जिसमें जिसकी इच्छा है वो विषय ले और इस हिसाब से गोंडी भाषा को जो क्या बोलते हैं हजारों साल से जो बोली जा रही है वो गोंडी भाषा जीवित रहे, ये मेरा प्रयास रहने वाला है। आदिवासियों की मांग है कि उनके लिए पेशा कायदा के अंतर्गत स्वयं रोजगार केंद्र होना चाहिए। जरूर इस बारे में शासन से मैं बात करूंगा, वो उनकी मांग उचित है। ये तो बाकी सब विषयों पर हमारी बात हुई, लेकिन आप कुछ रह गया वो बताइए कि स्पेशल आमगांव देवरी विधानसभा के लिए आपके क्या विजन है? भविष्य में पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों को स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से उनकी कैसी तैयारी करवाना, बेरोजगारों के हाथों को काम कैसे मिले, यहाँ का किसान है उनके खेतों में पानी कैसे जाए, और हमारे जो यहाँ के महिलाएं हैं जो बचत गट में काम करते हैं उनको बैठने के लिए उनके लिए बचत भवन कैसे बनाए जाए, ये सारी बातें मैं आने वाले समय में करने वाला हूँ। और हमारे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे आए और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इसके बारे में भी मेरा प्रयास जारी है। सभी विषयों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र आमगांव देवरी विधानसभा के आमदार सम्माननीय संजय पुराम जी से। उनसे हमने चर्चा किया, जाना कि 5 साल का उनका कार्यकाल जो है आप सामने, उसका रोड मैप उन्होंने कैसा तैयार किया है। 2014 से 2019 के बीच वो आमदार थे। उसके बाद उनको 2019 में निराशा हाथ लगी थी। आपको बता दें कि भले ही 2019 में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन 2019 से 2024 के बीच वो क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। उसके बाद यहाँ के मतदाताओं ने भी बड़ी उम्मीद और आशा के साथ उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से
क्षेत्र के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए वो सपने देख रहे हैं, सपने सजा कर रखे हैं और काम करने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने की उन्होंने बात की, रोजगार के क्षेत्र में भी काम करने की उन्होंने बात की, शिक्षा की ओर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी बात की, चाहे स्कूल कॉलेजों की बात हो, रोजगार की बात हो, गांव-गांव में लाइब्रेरी खोलने की भी वो बात कर रहे हैं। ये तो सब बात है, लेकिन जमीनी हकीकत किस तरह से वो कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हर कोई करता है कि जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि तहसीलदारों से या बाकी लोगों से आंकड़े बुला करके उनको दिलाने की वो बात कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से सालिकसा तालुका की बात हो, देवरी तालुका की बात हो, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। इस ओर भी उन्होंने काम करने की बात कही है। हाजरापाल को विस्तार देंगे, कचारगढ़ मेला जो लगता है वहाँ पर जो स्थान है उसको भी विस्तार करने की वो बात कर रहे हैं। बाद में हम 1 साल बाद जब आमदार साहब से मिलेंगे तब इन विषयों पर वो कितना काम कर पाए हैं, इन सब चीज़ों पर और विस्तार से बात होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपको इसी तरह और भी वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।